नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम, इसके अलावा सभी टीचिंग्स एग्जाम्स जिसमें ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी आपका जो तत्काल में 2 एग्जाम होने वाले हैं, सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती, दोनों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी भी चेक करिएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों, मानव शरीर के पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से पूछ रहा है कि मानव शरीर की जो पेशियां होती हैं उसके बारे में कौन सा कथन इसमें गलत दे रखा है। पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, पेशियां युगल में काम करती हैं, सिकुड़ने पर पेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि मानव शरीर की जो पेशियां होती हैं उनके बारे में गलत कथन कौन सा है, तो पेशियां केवल हड्डी को धक्का देती हैं, कथन क्या हो गया, गलत हो गया। यही आपको इसमें जवाब देना था। जबकि उसके बारे में जो सही कथन है कि पेशियां जो है हमेशा जोड़े में काम करती हैं, पेशियां सिकुड़ने पे मोटी और सख्त और छोटी हो जाती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है दोस्तों, जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है। प्लेटलेट है, लिम्फोसाइट है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। लिम्फोसाइट जो होता है दोस्तों शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो असम में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब। शांत घाटी के उष्णकटिबंधीय जंगल के लिए कौन सा राज्य पक्षी है। गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि शांत घाटी के उष्णकटिबंधीय जंगल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो इसका राइट जवाब शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पर पाई जाती है, केरल। केरल राज्य प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इसका राइट जवाब क्या होगा कि गोडावड़ कहाँ पाया जाता है। गोडावड़ जो है वो कहाँ पाया जाता है, केवलादेव में, राष्ट्रीय मरुद्यान में, सज्जनगढ़ या रणथंभौर में। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में जो है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आपका सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है और रिपीट होने की भी प्रबल संभावना है। रीना को आम पसंद है, वह इन्हें सर्दियों हेतु संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का एक बेहतर उपाय है। रीना जो है आम उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर उपाय है उसके लिए। जूस बनाकर वायुरुद्ध पात्र में संग्रहित कीजिए, प्लास्टिक थैली में डाल दीजिए, फ्रिज में संग्रहित कीजिए, आम पापड़ और अचार बनाएंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है आपके सीटेट में, 2015 में पूछा गया था। तो इसका राइट जवाब क्या होगा कि आम का पापड़ और अचार बना के रख देगी तो काफ़ी उस सर्दियों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह विटामिन जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। विटामिन दोस्तों ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और जिन्हें किसी अन्य खाद्य पदार्थों के द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विटामिन आपका ए, बी, सी, डी, ई, के,
ये सभी क्या है, विटामिन है। तो दोस्तों कभी कभी विटामिन से एक प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि जल में घुलनशील है। तो आप याद रखिएगा जो विटामिन बी और सी होता है ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो विटामिन आपके बच जाते हैं, चाहे आपका ए हो, चाहे डी हो, ई हो, के हो, और ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये वसा में और ये दोनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, वह विटामिन जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है, वो कौन सा होता है, विटामिन डी होता है दोस्तों। क्या होता है, विटामिन डी। और विटामिन डी जो होता है वो कहाँ से पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश की में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न है। चांगपा आदिवासी लोग हैं। चांगपा क्या है, एक आदिवासी लोगों का समूह है जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े शंकु आकृति के तंबुओं का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन तंबुओं का डिजाइन है 1000 वर्ष भी पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना, अत्यधिक या अत्यंत आधुनिक। तो चांगपा आदिवासी लोग हैं दोस्तों जो कि कहाँ पे रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, और वे एक रहने के लिए शंकु आकृति के तंबुओं का उपयोग करते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। तो एक जो तंबुओं का डिजाइन है वो कितना साल पुराना है, तो ये कितने साल पुराना, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें बताया गया है कि हमारे देश के किस भाग में लोग रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, और जिसमें वो जानवरों को रखते हैं उसको क्या कहते हैं, लेखा कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर या लेह या लद्दाख। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा, लेह और लद्दाख, जहाँ पे लोग रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट का प्रयोग करते हैं जिसे रेबो कहा जाता है और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ता है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के बने हैं। यह छात्रा कहाँ से आई, घर जहाँ पे दोस्तों पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं वो घर कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश या मनाली का, ठीक है। और असम की बात अगर की जाए तो असम में घर कैसे होते हैं, बांस के खंभों पे बने होते हैं और उनका जो छत होता है वो छत ढालू होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, असम होगा, चेन्नई या तमिलनाडु, मनाली हिमाचल प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, मनाली हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सिरका होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, और सभी दोस्तों अच्छे प्रश्न हैं और पूरी संभावना है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। एस्किमो अपने घर यानी इग्लो को बर्फ से बनाता है, इसका कारण क्या है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होता है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच हवा अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। बर्फ निःशुल्क उपलब्ध होता है, अन्य सामग्री पर काफ़ी खर्च लगता है। दोस्तों एस्किमो जो है वहाँ के शिकारी लोग जो हैं उनको एस्किमो कहा जाता है। वो अपना घर यानी इग्लो को बर्फ़ से बनाते हैं। इसका कारण ये होता है कि बर्फ़ जो होता है बर्फ़ की दीवारों के बीच हवा अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है, जिससे गर्मी अंदर बनी रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। ये पूछ रहा है
कि अल बरूनी किसके समकालीन था। अल बरूनी जो था किसके समकालीन था। महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसके समकालीन था अल बरूनी। महमूद गजनबी, किसके, महमूद गजनबी के समकालीन था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली से बचाती है। ओजोन परत जो है दोस्तों, जो कि कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। और ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली किस किरणों से हमारी रक्षा करती है, यक्स किरणों से, अवरक्त किरणों से, गामा किरणें या पराबैंगनी। तो किससे रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि पराबैंगनी किरणें। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे आती हैं तो शरीर को नुकसान तो पहुंचाती हैं, त्वचा को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होता है। विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु या सूत्रकृमि। तो जो चेचक और रेबीज रोग है दोस्तों किसके कारण होते हैं, ये दोनों ही रोग आपको बता दें कि विषाणु जनित रोग होते हैं। कैसे होते हैं, विषाणु जनित रोग होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। खाना पकाते समय यदि बर्तन का निचला भाग बाहर से काला हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है। खाना पकाते समय दोस्तों अगर जो बर्तन है उसकी पेदी जो है, बाहर का जो हिस्सा है वो काला हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। खाना पूरी तरह से नहीं बना है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन गीला है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि खाना पकाते समय यदि बर्तन का निचला भाग बाहर से काला हो रहा है तो इसका मतलब जिस ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है वो ईंधन जो है पूर्ण तरीके से नहीं जल पा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, 2013, 2014, 2015 या 2016। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब शुरू किया गया था, गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करें। इसमें से कौन सा विषम है वो आपको पता करना है। फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विषम मतलब जो सबसे अलग हो। तो फल का पकना रासायनिक प्रक्रिया है, सीमेंट का जमना रासायनिक प्रक्रिया, कोयले का जलना रासायनिक। तो दोस्तों इसमें से कोई भिन्न नहीं है, ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। मतलब कौन सी स्थिति होगी जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो सबसे धीमी गति से होगी। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल और तापमान दोनों वृद्धि होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और तापमान दोनों जब घटते हैं तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो सबसे धीमी हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इसको देखिएगा। यहाँ पे पूछा रहा है कि जीवाणुनाशी विधि से जल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है। जीवाणुनाशी विधि से, जीवाणुनाशी जो विधि है दोस्तों उससे जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। फिटकरी पाउडर का, क्लोरीन का, ब्लीचिंग पाउडर या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट जवाब क्या हो जाएगा कि इसमें से फिटकरी पाउडर का भी उपयोग करते हैं जल को शुद्ध करने के लिए, क्लोरीन का, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और ये भी अच्छा प्रश्न है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पेरिस समझौता, मार्केस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ओजोन परत नष्ट होने से दोस्तों आपको पता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों,
भाई इसी दिन 16 सितंबर को ही मार्टियर प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन परत के नष्ट होने या पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हुआ था। इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, इसको देखिएगा। कह रहा है कि भारी वर्षा एवं व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है। जब भारी वर्षा हो जाए या हवा बहे तो उसके कारण जब उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि जो हो जाती है वो क्या कहलाता है। वनोन्मूलन, वन रोपण, मृदा अपरदन या अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों कि जब भारी वर्षा हो जाए या तेज से हवा चले, उसके कारण जो उपजाऊ मृदा होती है वो एक स्थान दूसरे स्थान पर चली जाए तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न दोस्तों, कह सकते हैं कि ईवीएस पेडोलॉजी का प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे की रुचि का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के कौशल का मूल्यांकन करना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोस्तों मेन लक्ष्य होता है कि जब बच्चा स्कूल में प्रेजेंट हो तो उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब उसको हर तरीके से देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में बच्चा जो है कमज़ोर है, ठीक है, और उसे कहाँ पे सहायता की ज़रूरत है। न कि बच्चे के स्कूल उपस्थिति दौरान सिर्फ रुचि का मूल्यांकन करना चाहिए, या तो सिर्फ उसके ज्ञान और समझ का मूल्यांकन, न तो सिर्फ उसके कौशल का मूल्यांकन करना चाहिए, उसके प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना चाहिए। और सतत और व्यापक मूल्यांकन करने से बच्चों में जो परीक्षा को लेके अनावश्यक भय बना रहता है कि आप परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे दोस्तों, उस चीज़ को सतत व्यापक मूल्यांकन के जरिए उस चीज़ को सही किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, उत्पाद कौशल या मनोसामाजिक कौशल। तो उसी में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बता दें इसका राइट जवाब क्या होगा कि ईवीएस का विद्यार्थी जो है शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। कौन सा, प्रक्रिया कौशल का और संज्ञानात्मक कौशल का। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्यता या सामान्य तापमान कितना होता है। 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या 98.6 सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में शामिल नहीं है। वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, राजनीतिक संरक्षण जो है यही शामिल नहीं है, जबकि वन संरक्षण हुआ या जल संरक्षण या मृदा संरक्षण सभी शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए किस वर्ष में बाल श्रम निषेध या विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। वर्ष 1938, वर्ष 1998, वर्ष 1996 या 2017। तो भारत में बाल श्रम रोकने के लिए किस वर्ष बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कब किया गया दोस्तों, 1986 में। अगला प्रश्न है और अच्छे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, कहानी कथन विधि, गतिविधि आधारित विधि। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए कौन सी विधि जो है उपयुक्त होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, गतिविधि आधारित, या कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष करण विधि, ठीक है, जिसमें बच्चा किसी चीज़ को खुद गतिविधि करके या उसमें शामिल होकर सीखता है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में लड़कों
और लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र क्या होता है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 18, 21, 18, 18 या 18, 16। तो भारत में लड़कों का उम्र जो रखा गया है विवाह युक्त 21 वर्ष, लड़कियों का रखा गया है क्या है 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो मानव शरीर में हड्डियों का ढांचा मात्र कब रह जाता है? जब व्यक्ति जो है या मनुष्य जो है वो लंबे समय तक शराब का सेवन करता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। तो निम्नलिखित में से किसे 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो कौन सा है? केरल है।